हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं यूजीसी नेट के हिंदी सिलेबस को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी का विषय जो है वो बहुत ही विशाल और विस्तृत है। फिर भी नेट जेआरएफ के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको पूरी तरीके से अपनी सिलेबस पे कमान रखनी होगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है हमारे सिलेबस में और हमें कैसे तैयारी करना है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें 10 इकाई हैं और 10 इकाई से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10-10 क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला यूनिट आपका है हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें आपको हिंदी भाषा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उसकी शाखाएं क्या क्या हैं, उसकी आधुनिक रूप क्या क्या हैं, कौन सी जगह पे क्या क्या बोली भाषाएं बोली जाती हैं, तथा हर बोली और भाषा की क्षेत्र को तथा उनकी विशेषताएं, ये सब आपको कम से कम ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके अलावा आप इसमें लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि, यानी कि यहाँ पे इस यूनिट में, इस इकाई में आपको हिंदी भाषा से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, और एक बात कि हिंदी का संवैधानिक स्थिति कैसी है, आज क्या क्या अधिकार हिंदी को प्राप्त है, वो सब भी इस इकाई का ही एक हिस्सा है। तो आपको पूरी तरीके से हिंदी भाषा की सामाजिक स्थिति और वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत अच्छी तरीके की जानकारी रखनी चाहिए। और ये कहने में बहुत ही अच्छा मैं महसूस करूँगा कि इसमें ये जो यूनिट होता है, ये जो इकाई होता है, इससे 10 क्वेश्चन बनेंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तो इसको आप नहीं स्किप कर सकते। उसके बाद इकाई 2 को हम अगर देखें तो उसमें आता है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा इकाई है यूजीसी नेट का। और इसको ये आप जब आप यूजी के 3 साल और एमए के 2 साल आप पढ़ते रहते हो तभी आप इसकी तैयारी कर सकते थे। तो ये है आपका, इसमें आपको पढ़ने के लिए है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। मतलब कि हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत कैसे हुई, इसको किस किस ने लिखा, किस किस पद्धति से लिखा, उन्होंने क्या क्या विशेषताएं रखी अपनी इतिहास में। तो ये जो सिलसिला शुरू होता है वो आज तक कैसे चल रहा है, उसके बारे में ये आपको सवाल पूछेगा। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन की पद्धतियाँ, काल विभाजन, नामाकरण, किसने किस काल को क्या क्या नाम दिए हैं, तो ये सब इसकी एक मोटी मोटी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आधुनिक काल आता तो हालांकि सभी काल आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आदिकाल से लेके भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, उसके विषय में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद भक्ति आंदोलन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बन के आता है। फिर रीति काल, फिर आधुनिक युग में, आधुनिक काल के आते आते जितने भी नवीन गद्य विधाओं का शुरुआत होता है, तो उन सभी के बारे में जानकारी रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि की शुरुआत कैसे हुई और आज वो किस जगह पे है, तो इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये है यूनिट 2 यानी इकाई 2। तो उसके बाद यहाँ पे जो नवीन जोड़ा गया है उसमें अगर हम देखें तो हिंदी का प्रवासी साहित्य, ये एक नई चैप्टर कह सकते हैं कि जोड़ा गया है, पहले ये नहीं थे। तो हिंदी का प्रवासी साहित्य, अब उसके बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया होनी चाहिए। ये शुरुआत कैसे हुई और अभी कौन कौन से ऐसे राइटर्स हैं जो भारत में तो नहीं रहते लेकिन विदेशों से भी हिंदी की सेवा कर रहे हैं, हिंदी के बारे में की पुस्तकें लिख रहे हैं, हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो ये इकाई 2 आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही टाइम देना होगा इसको। उसके बाद अगर हम देखें इकाई 3, तो इसमें
है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे आप लोगों ने यूजी और पीजी में पढ़ा ना हो। हाँ, ये हमारे भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का मिलन है। इसको ये नेट वालों ने साहित्य शास्त्र कहकर पुकारा है। तो इसमें वही पढ़ना है जो हमने भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते समय हमने यूजी या पीजी में पढ़े थे, जैसे कि काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। उसके बाद प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत जैसे रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। उसके बाद रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण और काव्य दोष। प्लेटो के, इसके बाद आप देखिए पाश्चात्य में प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। उसके बाद वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड और रूसी रूपवाद, नई समीक्षा। उसके बाद ये जो नई जोड़ी गई है वो है मिथक, फंटासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। ये सब के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद इकाई 4 को अगर देखें हम तो वैचारिक पृष्ठभूमि। ये पहले बहुत कम क्वेश्चन आते थे इससे, लेकिन अब क्वेश्चन बनते ही हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सिलेबस तो बहुत बड़ा तो दिख नहीं रहा, इससे भी आपको 10 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। और इसमें पढ़ना हमको सिर्फ इतना है कि भारतीय नवजागरण और उसकी शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से शुरुआत होती है भारतीय नवजागरण की। उसके बाद स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। ये खासकर ये जो यूनिट है इसमें जो हमारे लोग थे, जो हमारे महान महान जो लोग थे उनकी क्या क्या विचारधाराएं रही, जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में और आगे ले जाने में सहायक बनी, उसके बारे में आपको ये जानकारी देता है। इसके लिए आपको ये विषय पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद देखिए हिंदी नवजागरण, उसके बाद खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारत हिंदू और हिंदी नवजागरण के बारे में आपको जानकारी यहाँ रखनी होगी। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। और इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी को किस तरीके से प्रसिद्ध किया, किस तरीके से समृद्ध किया, इसके बारे में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद गांधीवादी दर्शन, गांधी जी की जो अटूट दर्शन है और वो दर्शन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद अंबेडकर दर्शन, जो हमारे पहले नैतिक मंत्री थे, पहले नीति में बनाने वाले मंत्री हुए, तो उनके बारे में भी आपको ये पढ़ना होगा। अंबेडकर दर्शन, उनकी सोच, उनकी विचारधाराएं दलितों को लेकर कैसी थी, उनके विषय में आपको जानकारी हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद लोहिया दर्शन, लोहिया जी ने किस प्रकार भारत की सेवा की, किस तरीके से विचारधारा लेकर वो आए और किन किन को वो आदर्श मानकर चलते रहे, तो उनका उनका दर्शन किस प्रकार से हमारे हिंदी और हमारे राष्ट्र के लिए हितकारी रहा, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखें तो मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और उत्तर आधुनिकतावाद के साथ साथ अस्मितामूलक विमर्श, जो कि पाश्चात्य विचारधाराएं हैं, इनके बारे में भी आपको बहुत ही अच्छी जानकारी रखनी ज़रूरी है। उसके बाद उसी के अंतर्गत दलित, स्त्री और आदिवासी और अल्पसंख्यक विमर्श के बारे में जानना है। इनकी शुरुआत कैसे होती है, इनके मेन जो मुख्य लेखक या इनके जो आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं, तो उनके बारे में आपको कम से कम बहुत ही ज़रूरी है कि ये याद रखा जाए। अब अगर देखें कि यूनिट 5 इकाई 5 में, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो अगर इसके बारे में इकाई 5 के बारे में हम देखें, हिंदी कविता में आपको आदिकाल के, मध्यकाल के और आधुनिक काल के कवियों की कुछ कुछ कविताओं के बारे में आपको पढ़ना होगा और अच्छी जानकारी हासिल करनी होगी। जैसे कि आदिकाल में अगर हम देखें तो पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो और विद्यापति के पदावली आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास और बिहारी सत्सय, घनानंद, मीरा, ये आपके भक्ति काल और रीतिकाल के कवियों यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय, आधुनिक काल के मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, दिनकर,
नागार्जुन, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध और धूमिल, इनके कुछ चुनिंदे कविताओं के बारे में आपको बहुत ही अच्छी पकड़ रखनी होगी। उसके बाद इकाई 6 में अगर देखें हम हिंदी उपन्यास में आपको 13 या 14 उपन्यास पढ़ने होंगे। जैसे कि पहला है पंडित गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु, प्रेमचंद के गोदान, अज्ञे के शेखर एक जीवनी भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा, रेणु की मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म शाहनी की तमस, श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी, कृष्ण शौभूति की जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी और जगदीश चंद्र माथुर का धरती धन्ना अपना। उसके बाद इकाई 7 में अगर हम देखें तो हिंदी कहानी यहाँ पे पढ़नी है, कुछ कहानी आपको पढ़नी होंगी। जैसे कि निर्मल वर्मा के परिंदे, कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया पिता, ज्ञानार्जन की, हरिशंकर परसाई की इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, कृष्ण सूक्ति सिक्का बदल गया, भीष्म शाहनी अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, शेखर जोशी कुशी का घटवार। तो इस तरीके से आपको 12 या 13 कहानियाँ पढ़नी होंगी जो कि आधुनिक काल में लिखी गई है। और इससे क्वेश्चन यही सब बनता है कि कभी कभी आपको पूछ लेता है कि पहली कहानी कौन सी है और उसका प्रकाशन कहाँ से होता है, कौन से पत्रिका ने की थी। उसके बाद कभी कभी आपको कहानी के लेकर क्रम वाइज आपको सजाने दिया जाएगा कि कौन पहले आए कौन बाद में। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना होगा और हर कहानी का आपको मूल सार कम से कम जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इकाई 8 अगर हमें देखें तो हिंदी नाटक में आपको कम से कम 8 या 9 नाटक पढ़ने होंगे। जैसे कि भारतीय हिंदू के नाटक अंधेर नगरी फेमस नाटक, भारत दुर्दशा जयशंकर प्रसाद के नाटक, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव प्रसामनी, धर्मवीर भारती के अंधयुग, लक्ष्मी नारायण लाल की सिंदूर की होली, मोहन राकेश के आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर की आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अस की अंजू दीदी, मन्नू भंडारी का महाभूज। इकाई 9 में अगर देखें तो हिंदी निबंध पढ़ने होंगे आपको। भारतीय हिंदू के कुछ निबंध है जैसे दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र की शिव मूर्ति, बाल कृष्ण भगत की शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह के मसूरी और प्रेम, कुबेर नाथ रॉय के उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी रॉय उज्जाग मुसाफिर, नामवर सिंह के संस्कृति और सौंदर्य। उसके बाद आखिर में आपको इकाई 4 में ये जो आत्मकथा जीवनी और अन्य गद्य विधाएं, मतलब गद्य विधाएं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें आपके सब यहाँ पे मिक्स कर दिए गए हैं। जैसे कि राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, उसके बाद महादेवी वर्मा की ठाकुरी बाबा, तुलसीराम की मुर्दहिया, शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में है, मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, हरिशंकर बच्चन की क्या भूलो क्या याद करूँ, रमणिका गुप्ता की आप खुदरी, हरिशंकर परसाई की भोला राम का जेब, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी, राहुल संस्कृतायन की मेरी तिब्बत यात्रा, आज्ञा की अरे यावर रहेगा याद। ये जो इकाई 10 है दोस्तों, तो इसमें आपको आत्मकथा जीवनी, अन्य गद्य विधाएं जैसे कि रेखा चित्र, संस्मरण और दलित आत्मकथा आदि सब कुछ एक साथ देखने को मिलेंगे और कहानी भी मिलेंगी। तो अगर आपको नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो कम से कम आपको अपने सिलेबस के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और अब हम कोशिश करेंगे कि हर दिन हम आपके लिए मॉक टेस्ट लाएं जिससे आपकी तैयारी में और भी आपको मदद मिले। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करके आप अपने बेल बटन को दबा के रखिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको मिल जाए। थैंक यू।